बेटा दरवाजा लगा दीजिए। बेटा देखिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक चीजें इसमें कवर की है। मेनली दो क्वेश्चन कवर किए हैं। एक तो हमने ये कवर किया है कि इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या है, और दूसरा हमने ये कवर किया है कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में हमने 5 प्रकार की डिग्रीज जो है वो डिस्कस की है। उसमें है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें से परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। और यूनिटरी इलास्टिक बाय चांस होने वाली घटना है कि वहां हम ये बता नहीं सकते कि कौन से प्रोडक्ट में डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होंगी। अब ये तो हुआ एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बताइए। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। बेटे इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कवर किया वो क्या था? तो वो था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी 5 प्रकार की होती है, जो हमने अलग अलग ग्राफ बना के डिस्कस की है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो बेटा 3 तरह की इलास्टिसिटी होती है। 3 टाइप की इलास्टिसिटी होती है। उसमें से एक है प्राइस इलास्टिसिटी, जो 5 टाइप की होती है। दूसरी है इनकम इलास्टिसिटी, जो 3 टाइप्स की होती है। और उसके बाद में है क्रॉस इलास्टिसिटी, ये भी 3 टाइप की होती है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओवरऑल इलास्टिसिटी के टाइप क्या है ये बताइए, तो बेटा इलास्टिसिटी के टाइप आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें से हम प्राइस इलास्टिसिटी के 5 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, अगर हमको इलास्टिसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला है बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर हमको इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम इफ देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर इनकम के बदलने से डिमांड बदले तो वो कैसी इलास्टिसिटी है? इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स लीड्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वाई। मतलब प्रोडक्ट एक्स की प्राइस चेंज होने से आप देख पाएंगे कि प्रोडक्ट वाई जो है उसकी जो डिमांड है वो चेंज हुई। तो अगर आप एक्स की प्राइस को चेंज करेंगे तो उसका असर जो है वो क्या होगा? तो उसका असर आपको दिखेगा कि वाई की जो डिमांड है, मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसकी जो डिमांड है वो चेंज हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलास्टिसिटी के 3 टाइप बताइए, तो बेटा इलास्टिसिटी के 3 टाइप क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। आसान भाषा में कहेंगे
प्राइस के बदलने से डिमांड अगर बदले तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के बदलने से डिमांड अगर बदले तो इनकम इलास्टिसिटी, और अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बदलने से किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस बदले तो हम कहेंगे वो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसमें से इनकम इलास्टिसिटी के 5 टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उसमें पहला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उसका की स्टेटमेंट है स्मॉल चेंज इन प्राइस बट कंसिडरेबल चेंज इन डिमांड। प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी। दूसरा हमने पढ़े रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। बेटा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में यह होता है कि प्राइस कंसिडरेबली चेंज होती है लेकिन डिमांड कंसिडरेबल तरीके से चेंज नहीं होती। प्राइस का चेंज बड़ा होता है, डिमांड का छोटा होता है। तीसरा हमने पढ़ा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जहां आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट 1 होता है। रिलेटिवली इलास्टिक के केस में इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो लेस देन 1 होता है। यहाँ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट आपका इक्वल टू 1 होता है। फिर आपने चौथा पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस आपके प्रोडक्ट की चेंज ही नहीं होती पर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लगातार चेंज होती जाती है। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड जो है वो लगातार बदलती जा रही है। तो ऐसे में आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो इन्फिनिटी होता है। और पांचवा हमने पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में यह होता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस को आप कितना भी चेंज करो डिमांड जैसे कि वैसी रहती है। यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। ये सब बातें हम विथ ग्राफ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं आगे और यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे बचे हुए 2 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो बेटा इसमें है इनकम इलास्टिसिटी, मतलब किसी व्यक्ति की इनकम बदलने से उसकी जो डिमांड है वो कैसे बदलती है। तो आप देखिए कि अगर मैं बात करूं नॉर्मल गुड्स की, नॉर्मल गुड्स यानी वो गुड्स जो कंफर्ट या फिर लग्जरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऐसे गुड्स को हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल, सोफा सेट, कूलर, एसी, ये सब क्या है, कंफर्ट या लग्जरी कैटेगरी के प्रोडक्ट है। बेटा इस तरह के प्रोडक्ट को व्यक्ति तब ज्यादा डिमांड करता है जब उसकी कमाई बढ़ती है। तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट की डिमांड को भी बढ़ा देंगे। मतलब अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करूंगा तो मुझे इनकम भी बढ़ती हुई दिखेंगी और मुझे उसके बढ़ती हुई इनकम के कारण डिमांड भी बढ़ती हुई दिखेंगी। और जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। इनकम भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो आप कहेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी शो करते हैं। इसीलिए आप देखो कि जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, तो ऐसे मौके पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे कोई ना कोई सेल ऑफर शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोगों को मतलब कंपनियों को ये पता है कि ये ऐसा मौका है जब लोगों के पास पैसा होता है। स्पेशली दिवाली वगैरह में लोगों को बोनस मिलता है, तो बोनस के मिलने के कारण लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोगों की थोड़ी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है।
तो ऐसे केस में इनकम इलास्टिसिटी जो है वो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। पैसा है तो लोग इस तरह की चीजों को ज्यादा खरीदेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं कार, टीवी, फ्रिज, इस तरह की जो चीजें हैं, गैजेट्स या होम अप्लायंसेस। तो ऐसी चीजें नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आती है। इनकम बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेंगी, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे है बेटा जिनकी इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव रहेंगी, तो उनको हम बोलते हैं जिफेन गुड्स। बेटा जिफेन गुड्स हम कौन से गुड्स को बोलते हैं, इन्फेरियर गुड्स। ऐसे गुड्स जो गरीब व्यक्ति मजबूरी में खरीदते हैं। तो जिफेन गुड्स जो है ये इन्फेरियर गुड्स है, बेकार क्वालिटी के गुड्स। अब जो इन्फेरियर गुड्स है उसके मामले में साइकोलॉजी क्या रहेंगी कि ये ऐसे गुड्स है जो मैं मजबूरी में खरीद रहा हूं, मेरी मजबूरी है, पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे खरीदना पड़ रहा है। अब अगर कोई चीज मैं मजबूरी में खरीदूंगा तो मेरी इनकम बढ़ते ही मैं उसको खरीदना बंद कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं कहूंगा परसेंटेज चेंज इन इनकम पॉजिटिव है। लेकिन बढ़ती हुई इनकम के साथ जिफेन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक जगह बढ़ना पॉजिटिव इंडिकेटर है, एक जगह कम होना निगेटिव इंडिकेटर है। एक प्लस और एक माइनस का आंसर अगर आप निकालेंगे तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो निगेटिव है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लो क्वालिटी ब्रेड, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लो क्वालिटी फूड ग्रेन, जवार बाजरा लो क्वालिटी का, ये इंसान मजबूरी में यूज करता है। अब जो चीज आप मजबूरी में यूज करोगे, बट नेचुरल है कि उस चीज को इनकम बढ़ने पे आप कंज्यूम करना कम कर दोगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगी लो क्वालिटी ब्रेड की डिमांड कम होती जाएंगी। तो उसका इनकम के साथ रिलेशनशिप इनवर्स है, निगेटिव है। तो जिफेन गुड्स हमेशा निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी दिखाएंगे। तीसरी कैटेगरी है नेसेसरी गुड्स। बेटा नेसेसरी गुड्स के मामले में ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए सॉल्ट या मेडिसिन, ये नेसेसरी गुड्स की कैटेगरी में आती है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरी इनकम अगर बढ़ेंगी तो मैं ज्यादा सॉल्ट खाने लगूंगा। मतलब इनकम बढ़ने पे भी जो डिमांड ऑफ सॉल्ट है वो जैसे कि वैसी रहेंगी। मतलब इनकम में तो मूवमेंट है, बढ़ रही है, पर आपकी डिमांड में कोई मूवमेंट नहीं है। डिमांड क्या है, जीरो। अब जीरो अपॉन समथिंग करोगे तो आपका आंसर आएगा जीरो। मतलब नेसेसरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेंगी, जीरो। तो जितने भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नेसेसरी कैटेगरी के हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो वो ऐसी चीजें हैं कि जो इनकम बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड में कोई खास इंक्रीज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इंसान उन चीजों को उतना कंज्यूम कर ही रहा है जितना उसके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कमाई बढ़ने पे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करने लग जाऊंगा। हम अपने घर में उतना अनाज ला के रखते ही है जितना हमको जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमाई बढ़ेंगी तो हम चार रोटी ज्यादा खाएंगे और कमाई कम हो जाएंगी तो चार रोटी कम खाएंगे, क्योंकि हम अपनी कमाई का पहला पैसा जो खर्च करते हैं वो खाने पीने पे ही खर्च करते हैं। तो कमाई बढ़ने से इनकम, आपकी जो डिमांड है इन चीजों की बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकम इलास्टिसिटी जो है वो तीन तरह की है। नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव, जिफेन गुड्स के लिए निगेटिव, और नेसेसरी गुड्स के लिए जीरो। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, तो बेटा ऐसा है कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनमें क्रॉस कनेक्शन है, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट,
सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को ही हम कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो एक दूसरे से compete करते हैं। अब एक दूसरे से compete करने वाले प्रोडक्ट यानी जैसे चाय और कॉफी को ले लो आप, ये एक दूसरे को compete कर रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक चीज की प्राइस बढ़ती है, लेट अस एज्यूम कि कॉफी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो उसका असर चाय की डिमांड पे क्या होगा। तो अगर कॉफी महंगी हो गई तो कॉफी वाले कस्टमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, चाय पे, तो इससे चाय की भी डिमांड क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ टी, तो चाय की डिमांड पे क्या असर होगा, तो जवाब है चाय की भी डिमांड क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ गई, उसका असर, उसका नतीजा ये निकला कि कॉफी की प्राइस बढ़ने से इधर चाय की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। अब दोनों भी इंडिकेटर आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब क्योंकि दोनों इंडिकेटर पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर है वो रहेगा कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए जो इनकम इलास्टिसिटी है वो हमेशा कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव इनकम बोल रहा हूं, सॉरी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होती है, तो उसका जवाब क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर दूसरे गुड्स जिनमें आपस में कनेक्शन है, तो ऐसे गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं, जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। अब बेटा हो ये रहा है कि पेट्रोल जो है वो दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, जबकि उसके मुकाबले देखिए तो कार जो है वो उतनी महंगी नहीं हो रही। हालांकि कार खरीदना आसान है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, कंपनीज अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर कर रही है, लेकिन कार चल तो पेट्रोल से रही है, पेट्रोल हो गया महंगा। तो हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो जो पेट्रोल की प्राइस है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो गया कार की डिमांड पे, कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, लोगों ने पेट्रोल वाली कार लेना कम कर दिया। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कार, कार की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, पॉजिटिव इंडिकेटर, कार की डिमांड कम हो रही है, निगेटिव इंडिकेटर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हम नतीजा लिखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव रहेंगी, क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव। उसके बाद होते हैं अनरिलेटेड गुड्स। बेटा ऐसे गुड्स जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बुक, फॉर एग्जाम्पल बुक एंड कार। अब किताब का और कार का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको ये नतीजा देखने को मिलेगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कार, कार जो है
वो उसकी प्राइस में कोई चेंज हुआ, लाइक कम हो गई मान लो, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ बुक्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ बुक। तो अगर कार की कीमत कम हो गई तो बुक की डिमांड पे क्या असर होगा? तो इसमें तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर लेना देना ही नहीं है तो आपका आंसर हमेशा जीरो रहेगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो ऑलवेज यहाँ पे जीरो रहेंगी। तो अगर बेटा आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि इलास्टिसिटी के टाइप बताइए, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप नहीं, किसके टाइप? इलास्टिसिटी के, तो आपको आंसर में ये पूरा कवर करना पड़ेगा कि तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप है? तो पांच टाइप है। उसके बाद में इनकम इलास्टिसिटी के कितने टाइप है? तो तीन है। और क्रॉस इलास्टिसिटी के कितने हैं? तो तीन है। उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको बहुत पूछा जाता है वो कौन सा है कि नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेंगी, जिफिन गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव रहेंगी, और नेसेसरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी जीरो रहेंगी। और इधर क्रॉस इलास्टिसिटी में आपसे पूछा जाएगा कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेंगी और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव रहेंगी। तो यही क्वेश्चन आपको बुक में से पढ़ना है। बेटा देखिए, आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन टाइप है: प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। एक एक करके पढ़िए। बेटा देखिए, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो कैसे इन्होंने डिराइव करके दिया है उसको समझ लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलती है? तो मान लीजिए किसी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 थी, अब उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड 110 हो गई। मतलब कितने से डिमांड बढ़ गई? 10 से। तो हम कहेंगे डेल्टा क्यू, यानी Q1 माइनस क्यू है, यानी 110 माइनस 100 है, यानी चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 10। तो आपकी 10 यूनिट से जो है वो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो आप परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि 100 पे कितना बढ़ा? तो 100 पे बढ़ा 10। मतलब ये कि आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसमें चेंज इन क्वांटिटी कितना है, तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज चेंज कितना है। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे 10/100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो आपका आंसर कितना आया? 10%। यानी चेंज इन क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। चेंज इन प्राइस क्या है? तो सेम लॉजिक है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस ओरिजिनली 10 रुपए थी, बेटा उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होके मान लीजिए कि 11 रुपए हो गई, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस 1 रुपए से बढ़ी। तो आप कहेंगे चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 करो तो परसेंटेज आएगा। तो चेंज इन प्राइस 1 रुपए है, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है, परसेंट में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज इन प्राइस आपका कितना आ गया? 10%। अब आपने यही चीज फॉर्मूले में पुटअप की है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू।
फिर आपने कहा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल्टा पी अपॉन पी। अब कोई चीज अगर डिवीजन के डिवीजन में हो तो मल्टीप्लाई होने पे रिवर्स हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू, इसको रिवर्स किया तो पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा डेल्टा वाली टर्म जो है वो एक जगह ला ली, डेल्टा पी। अब ये डेल्टा वाली टर्म आपने एक जगह ला ली, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और ये टर्म एक जगह ला ली, पी अपॉन क्यू। तो आपका फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और पी अपॉन क्यू। यह आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन गया, प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसको दिमाग में रखिए कि डिराइव कैसे करना है, सिर्फ रट्टा मत मारना कि नहीं तो पता चला फॉर्मूले याद कर रहे। उसके पीछे का लॉजिक समझिए कि हम वो लॉजिकली कैसे उसको डिराइव कर सकते हैं। पढ़ते चलिए, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, और ऐसे एग्जाम्पल आपको अलग से भी पूछे जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड, टेबल बेस्ड या न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला सेक्शन है, वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन अलग से भी मिलेंगे। क्या हुआ कि एक पेन की पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड 200 थी, तब वो पेन 10 रुपए का था। 10 से 15 प्राइस हुई तो उसकी डिमांड जो है वो कितनी हो गई, 75। इसका मतलब ये कि ये दोनों फिगर क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, और दिख रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड 125 यूनिट से कम हो गई। तो आप कहेंगे कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, तो वो अभी अभी हमने पढ़ा कि वो है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, तो वो है डेल्टा पी अपॉन पी। तो अगर आप इस डिवीजन वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन में ले जाए तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू ये रिवर्स हो जाएंगी पी अपॉन डेल्टा पी। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, डेल्टा क्यू मतलब चेंज 200 से 75, 125, ओरिजिनल क्वांटिटी 200, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, और डेल्टा पी 10 से प्राइस 15 हो गई तो चेंज कितने का हो गया, 5 का। यही वैल्यूज सारी यहाँ हैं। आंसर आया 1.25। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहेंगे प्रोडक्ट रिलेटिवली कैसा है, इलास्टिक नेचर का, प्राइस के टुवर्ड्स सेंसिटिव है। इनकम इलास्टिसिटी पढ़िए। पढ़े बेटा इनकम इलास्टिसिटी। सेम उसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है, सेम लॉजिक। अब आ जाइए क्रॉस इलास्टिसिटी पे। बेटा बताइए कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो आपको नहीं समझ रहा हो तो। बेटा कितने लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं।
किसी को किसी प्रॉब्लम में फॉर्मूले में डाउट हो तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फॉर्मूला जो एक्सप्लेन किया, सभी का लॉजिक एग्जैक्टली वैसा ही है। एक बार ये कंपैरिजन टेबल देख लो इसका।